हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बनेगी एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर के वजह से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला वायर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है वायर। ये वायर पे हमने दिया क्यू चार्ज। तो ये जो क्यू चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे वायर में। तो ये जो वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी लैम्डा, और ये बराबर में होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ के। तो ये हो गया एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अभी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पर कंसीडर किया, तो वो जो पॉइंट है वो है पॉइंट पी, जहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट पी है यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लोग नाम दे देते हैं आर। तो ये है पॉइंट पी, और पॉइंट पी से हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, और वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने नाम दिया वो है आर। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ये रॉड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं एक्स। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर जिस पॉइंट पर ये रॉड को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर ये वायर को, चार्ज वायर को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट को हमने नाम दे दिया एक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पर्टिकुलर पॉइंट पर बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हमें फाइंड आउट करना होगा, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बनेगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा, वो भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले डायमेंशन के बारे में अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों जो एंड हो गए, ये दोनों एंड से हम लोग ड्रॉ करेंगे सेगमेंट जो कि पॉइंट पी पर जाके मीट करेंगी। तो ये वाले एंड से हम लोग एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट पी पर जाके मीट करेंगी। ये वाले एंड से हम लोग एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट पी पर जाके मीट करेंगी। यहाँ पर हमें मिल जाएगा दो एंगल, ये वाला एंगल होगा अल्फा, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा बीटा, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। यहाँ पर ये जो अल्फा एंगल होगा वो होगा पॉजिटिव, और ये जो बीटा एंगल होगा वो होगा नेगेटिव। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग देखें ये जो अल्फा एंगल है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो बीटा एंगल है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमें कुछ साइन कन्वेंशंस कंसीडर करने होंगे। तो अगर हम लोग साइन कन्वेंशन कंसीडर करते हैं और अगर हम लोग अल्फा को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग बीटा को नेगेटिव मानते हुए चलेंगे। तो ये अल्फा एंगल पॉजिटिव होगा और ये जो बीटा एंगल होगा वो होगा नेगेटिव। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसके लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एलिमेंट्री लेंथ। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया एलिमेंट्री लेंथ, और ये जो एलिमेंट्री लेंथ की जो मैग्नीट्यूड है वो है डी वाई। ये एलिमेंट्री लेंथ और जो पॉइंट एक्स है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया वाई। ये जो एलिमेंट्री लेंथ के साथ एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो होगा डी क्यू, क्योंकि जो एलिमेंट्री लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो है डी वाई, इसलिए जो एसोसिएटेड चार्ज होगा ये एलिमेंट्री लेंथ के साथ वो होगा डी क्यू। और जो डी क्यू चार्ज होगा वो बराबर में होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है और ये जो एलिमेंट्री लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एलिमेंट्री लेंथ है उसका ये जो टॉप वाला सेक्शन और जो बॉटम वाला सेक्शन होगा उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे पॉइंट पी के साथ। तो ये जो बॉटम वाला जो एंड होगा ये एलिमेंट्री लेंथ का, उसको हम लोग पॉइंट पी के साथ ज्वाइन कर देंगे, और हमें जो सेगमेंट मिली है सेगमेंट को हम लोग मान लेते हैं वो है एल। तो ये जो एल है वो है अननोन टर्म, तो इसे हमें फाइंड आउट करना होगा, और ये जो आर होगा वो होगा गिवन टर्म। मतलब ये जो आर होगा वो ऑलरेडी दिया होगा, मतलब ये जो पॉइंट पी है वो चार्ज वायर से कितने डिस्टेंस की दूरी पे वो दिया होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया, ये जो हमने जो सेगमेंट कंसीडर किया ये सेगमेंट, ये इसको हमने माना एल। सिमिलरली ये जो ऊपर वाला जो एंड है उसको भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे पॉइंट पी के साथ एक सेगमेंट के हेल्प से। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा डी थीटा। ये जो डी थीटा एंगल है वो हमें क्या बता रहा है कि जो एलिमेंट्री लेंथ है वो पॉइंट पी पर कितना एंगल्स कवर कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला एंगल डी थीटा होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो होगा थीटा। मतलब ये जो लेंथ एल और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये सेगमेंट एल और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा। ये जो थीटा एंगल होगा वो वाई के ऊपर डिपेंडेंट होगा, जितना ज़्यादा वाई होगा उतना ज़्यादा थीटा एंगल होगा, और अगर ये वाई कम होता है, अगर ये वाई की वैल्यू अगर कम होती है तो जो थीटा एंगल होगा वो भी कम होगा। तो ये पॉइंट पी पर बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एलिमेंट्री लेंथ के वजह से बनेगी जो हमने अभी कंसीडर किया। तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी एलिमेंट्री लेंथ की वजह से, उसको हमने कंसीडर किया डीई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके दो कंपोनेंट हो गए, सबसे पहला एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो दोनों जो कंपोनेंट है उसका हमें फाइंड आउट करना होगा मैग्नीट्यूड भी, और हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है डीई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जो दोनों जो कंपोनेंट्स है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डीई इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर हमें मिल जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, यहाँ पर हमें मिल जाता है हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर हमें मिल जाता है बेस, और यहाँ पर वाई हमें मिल जाता है परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग टेंजेंट ऑफ थीटा फाइंड आउट करें तो वो होगा अपोजिट ओवर एडजेसेंट। टेंजेंट ऑफ थीटा यह बराबर में होगा अपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो जो अपोजिट है वो है वाई और जो एडजेसेंट है वो है आर।
तो ये जो आर होगा इसको हम लोग टेंजेंट ऑफ थीटा के साथ कंसीडर करेंगे, जिसके वजह से हमें मिल जाएगा आर टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो जब हम लोग ये इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये जो आर होगा वो होगा कांस्टेंट, तो एज इट इज़ होगा। जब tan थीटा को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और जब हम लोग ये थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो हमें मिल जाएगा d थीटा डिवाइडेड बाय dy, और जो y को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y के ही रेस्पेक्ट में तो हमें मिल जाएगा 1। तो जो dy होगा इसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा r इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई। यहाँ पर जो सेक स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा के बराबर में हो जाएगा। तो जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर में होता है 1 ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा, और ये जो आर होगा वो एज इट इज़ होगा, और डी थीटा भी एज इट इज़ होगा, और डी वाई भी वैसा ही रहेगा। तो हमें पता है जो कोसाइन स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर में होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। यहाँ पर अगर हम लोग ये ट्रायंगल कंसीडर करें, ये जो ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो है एल, और जो बेस है वो है आर। तो जो हाइपोटेन्यूज एल है इसे हमें फाइंड आउट करना होगा, ये अननोन टर्म है। तो एल को हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बराबर में होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर हम लोग ये स्क्वायर अगर हटा दें तो हमें मिल जाएगा एल इज इक्वल टू रूट वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम लोग बेस कंसीडर करें तो जो बेस होगा वो होगा यहाँ पर आर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिया है 1 ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा। जब हम लोग हाइपोटेन्यूज के जगह रूट वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पुट करेंगे तो जो रूट होगा वो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोसाइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो जो स्क्वायर और ये जो रूट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जब हम लोग बेस की जगह पर आर को पुट करेंगे तो हमें कंसीडर करना होगा आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर इंटू वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये है हाइपोटेन्यूज और ये है बेस, और ये होगा डी थीटा एज इट इज़, और ये होगा डी वाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिनोमिनेटर में 2 आर है और न्यूमरेटर में 1 आर है, तो न्यूमरेटर से 1 आर चले जाएगा, डिनोमिनेटर से 1 आर चले जाएगा, अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में 1 आर बचेगा। तो जो डी वाई होगा वो बराबर में हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू डी थीटा। तो जो इक्वेशन है इसको हम लोग नाम देते थे इक्वेशन नंबर 2। अभी अगर हम लोग देखें वो एलिमेंट्री लेंथ के साथ जो एसोसिएटेड जो चार्ज है वो है डी क्यू चार्ज। तो ये जो डी क्यू चार्ज है, ये जो डी क्यू चार्ज है यहाँ पर हमने कंसिडर किया एलिमेंट्री लेंथ, ये एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर किया, उसके साथ एसोसिएटेड है डी क्यू चार्ज। ये जो डी क्यू चार्ज होगा बराबर में होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू डी वाई, मतलब ये जो एलिमेंट्री लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है। तो जो डी क्यू चार्ज है बराबर में लैम्डा इंटू डी वाई, डी क्यू चार्ज बराबर में लैम्डा इंटू डी वाई। तो जो डी वाई की जो वैल्यू है वो है ये, तो जो डी वाई की जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आर इंटू डी थीटा। हमें पता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं कूलम्स कांस्टेंट और वो सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वो पॉइंट का जो डिस्टेंस है जहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो कि होता है कूलम कांस्टेंट। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं के, और ये होता है सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, और ये होता है डिस्टेंस का स्क्वायर जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू दी सोर्स चार्ज। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट पी पर, जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो डी वाई एलिमेंट्री लेंथ है उसके साथ एसोसिएटेड डी क्यू चार्ज है, और जो डी क्यू चार्ज होगा बराबर में होगा लैम्डा इंटू डी वाई। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं जो डी वाई एलिमेंट्री लेंथ है उसके साथ जो एसोसिएटेड जो चार्ज है वो है लैम्डा इंटू डी वाई, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्री लेंथ के साथ एसोसिएटेड जो सोर्स चार्ज है वो है लैम्डा इंटू डी वाई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा पॉइंट पी पर, अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन कंसीडर करें, ये वाले इक्वेशन के हिसाब से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा डी ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, जैसे कि मैंने बोला सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि होगा डी क्यू, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि होगा डी क्यू। आपको समझ रहा है, ये एलिमेंट्री लेंथ हमने कंसीडर किया, ये एलिमेंट्री लेंथ के साथ एसोसिएटेड है डी क्यू चार्ज, और ये जो डी क्यू चार्ज होगा बराबर में होगा लैम्डा इंटू डी वाई, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है और ये एलिमेंट्री लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है। तो ये जो एलिमेंट्री लेंथ है उसके साथ एसोसिएटेड है डी क्यू चार्ज, जिसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं ये एलिमेंट्री लेंथ के साथ जो चार्ज होगा वो होगा लैम्डा इंटू डी वाई।
तो यहाँ पर जिस एलिमेंट्री लाइन के साथ एसोसिएटेड जो चार्ज है वो है डी क्यू, तो उसको हम लोग मान सकते हैं सोर्स चार्ज डी क्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वो पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बराबर में होगी 1/4πε0 इंटू सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि होगा डी क्यू, जो कि वो एलिमेंट्री लेंथ के साथ एसोसिएटेड है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। किसका डिस्टेंस का स्क्वायर? यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पॉइंट पी और ये जो एलिमेंट्री लेंथ है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एल, और जो एल है वो बराबर में √y² + r²। तो जब इसका हम लोग स्क्वायर कंसीडर करेंगे तो जो रूट होगा वो कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा y² + r²। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा पॉइंट पी पर वो एलिमेंट्री लेंथ की वजह से वो बराबर में होगा y² + r² के। तो ये जो 1/4πε0 ये कूलम कांस्टेंट है, तो ये के बराबर में होगा इंटू डी क्यू, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड वो एलिमेंट्री लेंथ के साथ एसोसिएटेड, और ये y² + r² ये डिस्टेंस है पॉइंट पी का विद रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग आगे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4πε0 वो के बराबर में होगा सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डी क्यू है इसके लिए हमारे पास ये वैल्यू है, तो जो डी क्यू की जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, जिसके वजह से हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा के इंटू कूलम कांस्टेंट। डी क्यू की जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ पर पुट किया लैम्डा y² + r² डिवाइडेड बाय r इंटू डी थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो y² + r² होगा ये बराबर में हो जाएगा 1/y² + r²। तो ये जो y² + r² और ये जो y² + r² होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा के, हमें मिलेगा लैम्डा, हमें मिलेगा डी थीटा और हमें मिलेगा आर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर में होगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर इंटू डी थीटा। तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है ये एलिमेंट्री लेंथ की वजह से, ये एलिमेंट्री लेंथ के वजह से पॉइंट पी पर जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये एलिमेंट्री लेंथ के वजह से पॉइंट पी पर जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इतना है, जो कि है के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट हो गए। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें वो जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होगा जो कि इतना, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें कंसीडर करना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर ये वाला एंगल अगर टीटा होता है, ये वाला एंगल अगर टीटा होगा, यहाँ पर जो टीटा एंगल है वो कौन सा एंगल है? यहाँ पर हमने टीटा एंगल कंसीडर किया था, ये लेंथ, और ये आर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। ये वाला एंगल अगर टीटा होगा तो ये वाला भी जो एंगल होगा वो होगा थीटा। तो यहाँ पर जब हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर में होगा ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो एंगल है वो जो कि है कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको जब हम लोग पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर कोसाइन ऑफ थीटा। यहाँ पर ये जो डी थीटा होगा इसको हम लोग कोसाइन ऑफ थीटा के बाद पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, डी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इतना है। जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है इतना। यहाँ पर हमने कंसीडर किया डी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड हमें जो मिला है वो है इतना, के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर कोसाइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऐसी बहुत सारी एलिमेंट्री लेंथ होगी, ये पूरे वायर में ऐसी बहुत सारी एलिमेंट्री लेंथ होगी, सभी एलिमेंट्री लेंथ की वजह से बनेगी डी इलेक्ट्रिक फील्ड और सभी डी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। या फिर हम लोग बोल सकते हैं सो ये ऐसी ये पूरे वायर में बहुत सारी एलिमेंट्री लेंथ होगी, सभी एलिमेंट्री लेंथ के साथ एसोसिएटेड होगी डी इलेक्ट्रिक फील्ड और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को मिला के बनेगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग कैसा फाइंड आउट करें? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ये वाली एलिमेंट्री लेंथ की वजह से बन रही है, ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट। तो जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि होगा ये, इसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, जिसके वजह से हमें मिल जाएंगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हर एक एलिमेंट्री लेंथ के वजह से बनेगी, या फिर बोल सकते हैं पूरे चार्ज वायर के वजह से बनेगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मिलेगा ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने के बाद। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बराबर में होगा इंटीग्रेशन ऑफ ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब हम लोग पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर कोसाइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी -बीटा टू अल्फा। उसकी लिमिट ये, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हम लोग जो लिमिट पुट करेंगे
वो होगी माइनस बीटा से अल्फ़ा। उसका रीज़न ये कि हमने कंसिडर किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के ऊपर जितनी भी जो एलिमेंट्री लेंथ रिसाइड कर रही है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं अल्फ़ा, और ये डिस्टेंस आर के नीचे जितनी भी जो एलिमेंट्री लेंथ है उसको हम लोग मान लेते हैं बीटा, और ये जो बीटा होगा वो होगा नेगेटिव और ये जो अल्फ़ा होगा वो होगा पॉजिटिव, इसलिए जो लिमिट होगी वो होगी माइनस बीटा से प्लस अल्फ़ा। तो जो लिमिट होगी वो होगी माइनस बीटा से प्लस अल्फ़ा के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर कोसाइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग कोसाइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा को, तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन ऑफ थीटा और जो लिमिट होगी वो होगी माइनस बीटा से अल्फ़ा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बराबर में होगा के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा से अल्फ़ा। ये जो इक्वेशन है, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये बहुत यूजफुल इक्वेशन है। अगर हमारे पास एक चार्ज वायर दिया गया है, वो चार्ज वायर की वजह से बन रही है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिंपली ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन, और वो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला जो इक्वेशन है बहुत यूजफुल इक्वेशन है। सिमिलरली अभी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और उससे पहले जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है डी ई सबस्क्रिप्ट वी, तो इसको हमें फाइंड आउट करना होगा वर्टिकल कंपोनेंट को। तो ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा डी ई सबस्क्रिप्ट वी, ये बराबर में होगा ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, मतलब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट और जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग मान लेते हैं वो है साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर में होगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, मतलब ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है इतना। तो जब उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वो इतना है। सिमिलरली अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि है डी ई सबस्क्रिप्ट में वी, इसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, जिसके वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका हमें मिल जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ये बराबर में होगा इंटीग्रेशन ऑफ जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वर्टिकल कंपोनेंट का, जो कि होगा डी सबस्क्रिप्ट में वी। तो जब हम लोग ये डी सबस्क्रिप्ट वी जब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, साइन ऑफ थीटा के बाद आएगा डी थीटा, और जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी माइनस बीटा टू अल्फ़ा, बीटा से लेकर अल्फ़ा तक इंटीग्रेशन की लिमिट होगी, क्योंकि जो रीज़न है वो सेम है। ये जो डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर के ऊपर जितनी भी जो एलिमेंट्री लेंथ है उसको हम लोग मान लेते हैं वो है प्लस अल्फ़ा, और ये डिस्टेंस आर के नीचे जितनी भी जो एलिमेंट्री लेंथ लाई कर रही है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं वो है माइनस बीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए इंटीग्रेशन की लिमिट होगी माइनस बीटा से अल्फ़ा, तो जब हम लोग साइन ऑफ थीटा को जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म होगा, इंटीग्रेशन माइनस बीटा से अल्फा, लिमिट होगी साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा जब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, और जो लिमिट होगी वो होगी माइनस बीटा से अल्फा। तो ये है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कॉम्पोनेंट। तो ये वाला भी जो इक्वेशन है बहुत यूजफुल इक्वेशन है। अगर हमें कहीं पे भी दिया गया है एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के वजह से बन रही है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें अगर वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है अगर उसे हमें फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला मैथमेटिकल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, अगर ये वायर इन्फिनिटली लॉन्ग होता है तो उस केस में क्या होगा। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का मतलब क्या है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट पी होगा ये वायर के एकदम क्लोज में होगा, ये जो पॉइंट पी होगा वो वायर के एकदम क्लोज में होगा, एकदम बोले तो एकदम क्लोज में होगा, जिसके वजह से अगर हम लोग ये पॉइंट पी से अगर हम लोग एक सेगमेंट ड्रॉ करें और जो कि अगर हम लोग ये दोनों एंड के साथ ज्वाइंट करें तो जो सेगमेंट होगी वो कभी दोनों एक्सट्रीम एंड को मीट ही नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब जो वायर होगा वो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के तौर पर बिहेव करेगा। मैंने क्या बोला, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का मतलब ये नहीं है कि वायर की लेंथ इतनी है कि हम लोग वायर की जो लेंथ का जो मेजरमेंट है वो हम लोग कर ही नहीं पाए। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट पी होगा वो वायर के एकदम क्लोज में होगा। अगर हम लोग पॉइंट पी से सेगमेंट ड्रॉ करें और ये दोनों एक्सट्रीम एंड से कनेक्ट करें, जैसे कि हमने यहाँ पर पॉइंट पी से एक सेगमेंट ड्रॉ किया था और ये वाले एंड से कनेक्ट किया था,
पॉइंट पी से यहाँ से भी हमने एक सेगमेंट ड्रॉ किया था और ये वाले एंड से कनेक्ट किया था। तो अगर हम लोग पॉइंट पी से अगर ये पॉइंट वायर के एकदम क्लोज में होता है और अगर हम लोग वो पॉइंट पी से अगर सेगमेंट ड्रॉ करें और ये दोनों एंड के साथ कनेक्ट करना चाहे ये वायर के, तो जो सेगमेंट होगी वो दोनों एंड को कभी मीट ही नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब ये है कि जो वायर होगा वो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के तौर पर बिहेव करेगा, जिसके वजह से जो अल्फा और जो बीटा एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। अल्फा और जो बीटा एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। आप ऐसा भी समझ सकते हो, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का मतलब ये होगा कि जो पॉइंट होगा वो कुछ इस लोकेशन पे होगा या फिर इस पोजीशन पे होगा कि जो अल्फा और जो बीटा एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। अगर ये अल्फा और बीटा एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो जो सेगमेंट होगी ऑब्वियसली है वायर का जो दोनों एंड होगा उसको कभी मीट ही नहीं कर पाएंगी। ये जो सेगमेंट होगी ये वायर के साथ पैरेलल होगी। अगर ये अल्फा और ये जो बीटा होगा अगर वो 90 डिग्री का होगा तो वो सिर्फ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के केस में होता है। तो अगर वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ है या फिर वायर की अगर इनफाइनाइट लेंथ है या फिर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो उस केस में जो अल्फा और जो बीटा होता है वो 90 डिग्री के बराबर में होता है। इसका मतलब जो 90 डिग्री है वो π/2 के बराबर में। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला इक्वेशन। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अगर वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है तो उस केस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला इक्वेशन। तो ये वाले इक्वेशन के हिसाब से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा से अल्फा, तो जो माइनस बीटा होगा वो होगा -π/2, अल्फा जो होगा वो होगा π/2, k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन π/2 माइनस साइन π/2, k बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन π/2 हो जाएगा 1 माइनस साइन π/2 हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा पूरा 2, तो हमें मिल जाएगा k लैम्डा इंटू 2 डिवाइडेड बाय आर, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बराबर में होगा 1/4πε0 के। ये जो k है वो है कूलम कांस्टेंट, तो k के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। तो अगर वायर इन्फाइनाइट लेंथ का होता है या फिर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर होता है तो उस केस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो इतना होता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो अगर वायर इन्फिनिटली लॉन्ग होता है तो उस केस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला इक्वेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ये बराबर में होगा k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर कोसाइन ऑफ थीटा, और जो लिमिट होगी -π/2 से π/2 की तरफ होगी +π/2। तो हम लोग ये लिमिट को यहाँ पर कोसाइन ऑफ थीटा की जगह पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर कोसाइन ऑफ -π/2 माइनस कोसाइन ऑफ π/2, k इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय ये जो कोसाइन ऑफ -π/2 होगा वो हो जाएगा 0 और माइनस कोसाइन ऑफ π/2 वो भी हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 0, ये पूरा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 0। अगर वायर इन्फिनिटली लॉन्ग होता है, अगर वायर की अगर लेंथ इनफाइनाइट होती है तो उस केस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है 0। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे और उसका स्क्वायर हमें कंसीडर करना होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसका जो मैग्नीट्यूड है 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर उसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से स्क्वायर और ये जो रूट होगा वो कैंसिल हो जाएगा और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर फॉर द वायर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ फॉर द इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। तो अगर वायर अगर इन्फिनिटली लॉन्ग होता है तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दोनों जो होता है वो बराबर में होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के केस में वो होता है 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ इतना होता है और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के वजह से वो कुछ इतनी होती है।